फिर ये परीक्षा किस बारे में है, और फिर तीसरा आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करें। पहली चीज, मैं भी आप में से ही एक आदमी हूं, आप में से आप जैसा ही हूं, और जो जहां पर आप बैठे हैं कुछ साल पहले मैं भी वहीं पर बैठा करता था, और शायद उस समय पता भी नहीं था कि कभी इम्तिहान देना है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम में प्रतिभा करना है। शुरुआती पढ़ाई में कोई बहुत होशियार भी नहीं रहे, ये नहीं रहे कि टॉप किया हो कभी, ठीक है, बुरे भी नहीं थे, पर टॉप भी नहीं किया था कभी। ऐसा नहीं था कि 10वीं या 12वीं में हम टॉपर और अखबार में फोटो छपती है। फिर डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगे क्योंकि मेरे परिवार में सारे डॉक्टर थे। होता है कि आपके घर में अगर आपके भाई बहन, आपके माता पिता इंजीनियर है तो आपकी भी इच्छा होती है कि आप भी इंजीनियर बनो। कोई डॉक्टर होते हैं आपके परिवार में तो आप डॉक्टर बनते हो। आपके परिवार में अगर बिजनेस में है तो लोग बिजनेस में जाते हैं। तो मैं डॉक्टरी की तरफ चला गया, डॉक्टरी करने लगे। डॉक्टरी में जैसे जैसे 5 साल बीते तो लगा कि अब कुछ और किया जाए, मन फिर भटक गया। मन तो भटकता रहता है, चंचल है ना। तो फिर आईएएस की तैयारी करनी शुरू कर दी। जब पहली बार आईएएस की तैयारी की तो तब भी 3 ही तरीके का एग्जाम होता था, 3 ही पार्ट होते थे। प्रीलिम होता था, मेंस होता था और एक इंटरव्यू होता था। पर तब सब्जेक्ट हुआ करता था, तब ऐसा नहीं था कि सिर्फ जनरल स्टडीज और CSAT होता था। ये नहीं होता था जो आप आजकल आपके लिए एक नई चीज जो जोड़ दी गई है, तब वो नहीं होता। तब एक ऑप्शनल एग्जाम होता था, मल्टीपल चॉइस के सवाल होते थे, उसमें अच्छा कर गए तो पहली बार में बिना पढ़े प्रीलिम निकल गया। 4 महीने में जब मेंस आना था तो उस समय पता चल गया था कि इस बार मेंस तो क्लियर नहीं होगा। लिखते लिखते ही पता चल गया, क्योंकि आप दूसरों को मूर्ख बना सकते हैं, अपने आप को नहीं बना सकते। आपको ये पता चल जाता है कि आपके अंदर कितना आपने किया, कितनी मेहनत की है, आपके अंदर कितना हुनर है। तो पहली बार पता था कि नहीं हो, पर नहीं हुआ। दूसरी बार फिर से तैयारी की, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू देने चले गए। इंटरव्यू एक बड़ी घबराहट सी की चीज होती है अगर हम उसको इंटरव्यू समझ लें। अब 5 लोग हम यहाँ पर बैठ जाए और आपको सामने कुर्सी पे जब बिठा देते हैं तो आपको लगता है कि पता नहीं क्या कुछ पूछेंगे। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि पता नहीं क्या कुछ पूछेंगे। चलिए, आधा घंटा उन्होंने कुछ सवाल पूछे, मैंने कुछ जवाब दिए, तो लगा कि कुछ हो जाए। उस साल मेरा 155वां रैंक आया, 155। आईपीएस में सिलेक्शन हो गया। ट्रेनिंग करने चले गए। होता क्या था उस समय, अब भी ऐसे ही है। अब जैसे कल रिजल्ट आया, पर अगले हफ्ते इस इतवार को फिर से प्रीलिम का अगला एग्जाम है। उस बार क्या हुआ था, जब मेरा 155वां आया था तो शुक्रवार को रिजल्ट आया था और इतवार को एग्जाम था। तो मेरा तो 155 आ गया, तो मेरी तो देने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि मैं तो सिलेक्ट हो गया हूँ, अब क्यों दोबारा से एग्जाम दिया जाए। मेरे फादर ने कहा कि चलो तुमने फॉर्म भरा है तो एग्जाम भी दे दो। एग्जाम देने चलेगा, ऐसे एग्जाम दे दिया। अब प्रीलिम 2 बार निकाल लिया तो तीसरी बार भी निकल गया, मेंस भी निकल गया। मेंस के बाद हम आईपीएस की ट्रेनिंग करने चले गए। तो मेंस का जब रिजल्ट आया तो ये हुआ कि मेंस क्लियर हो गया है। तब भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं इंटरव्यू दूं। मुझे लगता था कि पुलिस वाले पढ़ के पता नहीं क्या चीज होते, पुलिस वाले बड़ी चीज होते हैं, इतनी छोटी चीज कहाँ होते हैं पुलिस वाले। तो चलो जी, शौक में इंटरव्यू भी दिया है। हैदराबाद में ट्रेनिंग करते थे, आए, इंटरव्यू दे गए। और इंटरव्यू वैसे ही गया जैसे हमेशा जाता है कि सामने वाला सवाल पूछता है, आप जवाब देते हो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे बताऊंगा कि इंटरव्यू दिया कैसे जाता है। अब 15 साल बाद शायद समझ में आ गया है कि इंटरव्यू किस लिए कैसे दिया जाता है। तो इस बार जब फिर रिजल्ट आया तो उसमें 63वां रैंक आ गया। जब 63वां रैंक आ गया तो आईएएस की नौकरी मिल गई। अब आईएएस की जब नौकरी मिल गई तो यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। तो उसके बाद होता है कि कौन सी जगह पर आप जाओगे काम करने। तो मुझे उत्तर प्रदेश मिल गया। जब उत्तर प्रदेश मिल गया तो ट्रेनिंग शुरू करी। तो गोरखपुर में ट्रेनिंग लगी।
आज उस समय तक मेरे पिताजी ने कभी कुछ नहीं कहा था कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। जब गोरखपुर लगी तो उनको एक ही नाम पता था, हरिशंकर तिवारी। उनको पता नहीं था कुछ और। उन्होंने कहा ये कौन सी जगह पे जा रहे हैं भाई, इसमें जाने की क्या जरूरत है, डॉक्टरी करी है तो यही रहे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो हमने कहा कि हम चले जा रहे हैं। तो करते करते मेरी नौकरी में ऐसे 15 साल बीत गए। उसमें एसडीएम बने, सीडीओ बने, नगर आयुक्त बने, डीएम बन गए। अब डीएम की पारी भी समाप्ति की ओर। तो ये तो रहा मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैंने कैसे कैसे दिया और कैसे कैसे संघर्ष से ज्यादा मैं उसको कहूंगा कि कितना मुझे उसमें अच्छा लगा या कितना उसमें मुझे मजा आया। क्योंकि आप चीज वही कर सकते हो जिसमें आपको मजा आए। जो चीज आपको शौक ना हो, जो चीज आप पे थोप दी गई हो, वो आपको ना तो करने में मजा आएगा और ना फिर उसमें सफलता हासिल करके ही आपको अच्छा लगेगा। जहां तक एग्जाम की बात है, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे वो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, तो ये दोनों ही एग्जाम एक ही तरीके के एग्जाम है, तो बहुत अंतर नहीं है। नौकरियों में बहुत अंतर है, क्योंकि एक ऑल इंडिया लेवल की नौकरी है, एक स्टेट लेवल की नौकरी। आपको ये बेसिक चीजें आपके पोस्ट कोऑर्डिनेटर साहब ने और आपके बाकी जो गुरुजन हैं उन सबने बताई भी होगी। इस परीक्षा का एक मूल मंत्र है कि आप अपना लक्ष्य क्या तय करते हैं। जब आप इस परीक्षा को किसी लक्ष्य के साथ तय करने के बाद शुरू करते हैं तो आप लाजमी तौर पर सफलता भी हासिल करेंगे। अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि किसी और ने कह दिया है, आपका कोई दोस्त कर रहा है, आपका कोई मित्र इसकी तैयारी कर रहा है और मैं भी तैयारी कर लूं, या आपको ये है कि आपको दिल्ली जाके रहना है 4-6 महीने या किसी बड़े शहर में रहने का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये परीक्षा उसके लिए नहीं बनी। आपका लक्ष्य तय होना चाहिए और उस लक्ष्य के आगे आपको कुछ और दिखना नहीं चाहिए। फिर वो चाहे आपका सबसे मनपसंद खेल छूट रहा हो, फिर आप हो सकता है कि आप बहुत सारे अपने घर के आयोजनों में सम्मिलित ना हो पाए, हो सकता है कि आपके अपने दोस्त मित्रों से बातचीत कम हो जाए, वो समझने लगे कि आपने उससे दोस्ती तोड़ दी है। पर लक्ष्य एक सीधा होना चाहिए, लक्ष्य उसी लक्ष्य के पीछे हमें चलना है, बाकी हमें कुछ और नजर नहीं आना चाहिए। हमें वही नजर आना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर हम उस लक्ष्य को लेकर चलते हैं तो निश्चित तौर पे हम सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य डगमगाता रहेगा, हमें ये नहीं तय है कि हमें करना क्या है, तो फिर हम कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। हासिल भी हम वही कर पाएंगे जो हम लक्ष्य लेकर चलेंगे। आप में से कईयों ने शायद सुना होगा, एक यूएसए में नेशनल उनकी बास्केटबॉल लीग है जिसको एनबीए कहते हैं। उनका एक बहुत बड़ा प्लेयर हुआ है, उससे पूछा गया कि तुम जिस जगह पे आप पहुंचे हो तो कैसे पहुंचे हो। कह रहा जब मैं 13 साल की उम्र में था तो मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे दुनिया का सबसे बेहतर जो है बास्केटबॉल प्लेयर बनना। उसको बास्केटबॉल प्लेयर बनना था, आपको आईएएस बनना है। चीज एक ही है, आपके लक्ष्य अलग अलग हैं। आपको आईएएस बनना है, उसको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। कह रहा मैंने 13 साल की उम्र में ये तय कर लिया कि मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल प्लेयर बनना है। मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता था, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। मुझे सिर्फ बास्केटबॉल दिखती थी और एक वो नेट दिखता था, और वो कर दिखाया। जबकि वो ऐसा नहीं था कि वो पैदाइश से बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए पैदा हुआ था। कई बार हमारे दिमाग में आता है ना कि हमारी किस्मत में नहीं लिखा था, या हमारे पास संसाधनों की कमी। वो भी ऐसे ही परिवारों से आया था जिसके पास कोई संसाधन नहीं थे, जिसको वहां पर भेदभाव का सामना करना पड़ा था। पर उसने अपना एक लक्ष्य देखा, उस लक्ष्य को साधा, और उस लक्ष्य को साधने में एक चीज थी कि उसने अपना लक्ष्य बनाया, दूसरी थी कि उसको अपने आप पे भरोसा था, जिसको हम सेल्फ बिलीव कहते हैं। आपको खुद पे ये भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। क्योंकि अगर आप उस भरोसे के साथ शुरुआत नहीं करेंगे
तो आप बहुत आगे नहीं जा पाए। जैसे मैंने कहा ना, पहली बार मैंने अटेम्प्ट दिया तो मुझे पता था कि मेरा मेन नहीं क्लियर होगा, तो मुझे भरोसा नकारात्मक था, पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव भरोसा था कि मेरा नहीं होगा। पर यह था कि लक्ष्य था कि मुझे करना है, उसकी तरफ लगे रहे और आगे अगले अटेम्प्ट में हो गया, दोबारा दिया तो दोबारा हो गया, तो वो होता चला गया। तो इसलिए अपने आप पे भरोसा बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हैं तो ये इम्तिहान बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपके अंदर से जो आत्मबल है, आपकी जो शक्ति है, वो आपको नहीं मिल पाती कि आप इस कठोर परिश्रम को कर पाओ। वो एकाग्रता तभी बन पाती है, वो आपके अंदर से मोटिवेशन तभी रहता है कि आप कुछ करोगे जब आपके अंदर वो उसको करने का भरोसा रहता है। समाज कल्याण अधिकारी महोदय ने कहा था कि पढ़ाई सबसे आसान चीज है। आपके लिए तो शायद मुझे लगता है ये बात गलत होगी, ये तार्किक नहीं होगी कि पढ़ाई सबसे आसान चीज है। पढ़ाई बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि उसमें लगन चाहिए, लगना पड़ता है, रोज लगना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एक दिन 18 घंटे पढ़ लिया और आप लोगों की बाकी एक हफ्ता में नहीं पढ़ता। तो लगन तो लगानी पड़ेगी ना। 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, पर वो लगन तो लगानी ही पड़ती है। कई लोग कहते हैं कि मैं 16 घंटे पढ़ के मैंने एग्जाम क्लियर किया, कई लोग कहते हैं मैं 4 घंटे पढ़ के क्लियर किया। वो हर एक की अपनी क्षमता है, अपने उसके चीजों को समझने की शक्ति है, पर ये कोई नहीं तय कर सकता कि आप कितने घंटे पढ़कर किसी चीज के लिए, किसी एग्जाम के लिए तैयार हो सकते हैं। उसकी तैयारी में जो आपको वो चीज समझने में समय लगेगा, वो आपको समय लगेगा। इसलिए मैं कहूँ कि मैं कोई चीज 4 घंटे में कर सकता हूँ, तो उसमें आप में से कोई हो सकते हैं वही चीज 1 घंटे में कर सकते हैं, और कोई हो सकते हैं जो वही चीज 8 घंटे में करेंगे। पर जो 8 घंटे में करेगा हो सकता है वो मुझसे, और जो 1 घंटे में करेगा उससे बहुत बेहतर करता हो, बहुत अंदर तक उसकी समझ रखता हो। हो सकता है कि हमने अखबार की तरह पढ़ के किसी चीज को छोड़ दिया हो, किसी नॉवल की तरह पढ़ के उस टॉपिक को छोड़ दिया हो, और आपने अंदर तक उसका क्रिटिकल एनालिसिस किया हो। तो इसलिए पढ़ने में और समझने में और उसका अध्ययन करने में अंतर है। अखबार की तरह पढ़ने में कोई चीज बहुत समय नहीं लगता है, कहानी है, उपन्यास है, आपको पढ़ना है, बहुत आसानी से आप तेजी से पढ़ सकते हो। पर किसी टॉपिक को अगर आपको समझना है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और उसका कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है, क्या प्रयोग हो सकता है, उसका अप्लाइड आइडिया क्या है, उसको जानने के लिए आपको उसके लिए समझना भी पड़ेगा, उसका अध्ययन भी करना पड़ेगा और उसके बारे में सोचना भी पड़ेगा। तो उसमें समय लगता है। तो इसलिए इसकी विचलित होने की कभी जरूरत नहीं है कि वो जो चीज 8 घंटे में कर लेते हैं मेरे सहयोगी, मैं वो 10 घंटे में कर पाता हूँ, मैं वो 12 घंटे में कर पाता हूँ। आपका अपना पेस है काम करने का, किसी और का हो सकता है दूसरा पेस, पर लगन तो लगानी ही पड़ती है। वो लगातार जब तक आप इम्तिहान क्लियर नहीं कर लेते, इम्तिहान में सक्सेसफुल नहीं हो जाते, वो तब तक लगानी ही पड़ती है। और प्रिंसिपल साहब जैसे कह रहे थे कि यहाँ की छात्राएं उनकी शान है, तो छात्राएं शायद लगन हमसे ज्यादा लगा देती हैं। जो लड़के हैं वो लगन कम लगा पाते हैं, क्योंकि उनको दूसरी चीजों में लगन लगाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो परसिवियरेंस बहुत जरूरी है, और परसिवियरेंस के बिना इस एग्जाम में सक्सेसफुल होना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत शार्प हो, वो बिना पढ़े एग्जाम लिखा है और क्लियर कर जाए, वो एक अलग बात है, वो गॉड गिफ्टेड हो सकते हैं लोग। फिर आपके आसपास का सपोर्ट सिस्टम क्या है? जैसे ये आपका एक सपोर्ट सिस्टम है, पढ़ना आपको है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एक सपोर्ट सिस्टम है आपका, जो आपको कैसे किसी टॉपिक को पढ़ना है वो आपको बता सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। पर पढ़ना आपको, ये सपोर्ट सिस्टम एक सरकार के द्वारा दिया गया। फिर घर में आपका अपना सपोर्ट सिस्टम है, आपके साथ के लोग जो आपके दोस्त हैं जो इस परीक्षा को दे रहे हैं, अगर आप साथ मिलकर पढ़ते हो तो वो आपका एक सपोर्ट सिस्टम है।
हर परिवार, हर माँ बाप आपका अपने बच्चों का सपोर्ट करता है, और वो चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, आप एग्जाम क्लियर या करो या ना करो, वो आपका सपोर्ट करते हैं। आपके किसी एग्जाम में अगर 100 में से 100 नंबर आते हैं तो वो खुश होते हैं, मिठाई भी बांटते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 100 में से 50 आएंगे वो आपको घर से बाहर निकाल देंगे, ये संभव नहीं है ना। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालते। वो आपका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम, इमोशनल सपोर्ट उनसे ज्यादा आपको कोई नहीं दे सकता। और हर प्रतियोगी परीक्षा में ऐसा समय आता है जब आपकी हिम्मत जवाब देने लगती है, आपकी हिम्मत कम हो जाती है, आपको लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए बस उतना हो गया। तब ये सपोर्ट सिस्टम आपके काम आता है। तब वही लोग, आपके परिवार के लोग, आपके टीचर्स, आपके दोस्त मित्र जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, वो आपका सहयोग करते हैं, वो आपके सहयोगी। ये 4 बेसिक मैंने चीजें बताई। एक बताई कि आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, फिर आपके अंदर अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सेल्फ बिलीव होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, और आपका सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। और जो परीक्षा आप दे रहे हैं, अगली चीज बता रहा हूं कि जो चीज आप कर रहे हैं, आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, जिसको कहते हैं जस्ट कॉज, कि आप जो करने जा रहे हो वो कुछ ना केवल आपके लिए, ना केवल बल्कि इस समाज के लिए भी एक कोई अच्छा काम आप करने जा रहे हो। क्योंकि IAS की या PCS की परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि आप ये परीक्षा क्यों देना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं अच्छा ग्रेजुएशन किए हैं, वो अगर जाएं तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरियां हासिल कर सकते हैं। नौकरी करना, सिर्फ नौकरी हासिल करना इन 2 परीक्षाओं का मकसद नहीं हो सकता। ये 2 परीक्षाएं नौकरी से बहुत बढ़कर हैं। अगर नौकरी करनी है तो इससे बहुत बेहतर नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी आपको नौकरियां मिल जाएंगी, बैंकिंग सेक्टर में आपको नौकरियां मिल जाएंगी। आप MBA कर रहे हैं, उसमें बहुत बेहतर आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ये एक अलग जीवन शैली है, चाहे वो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे यूपी सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो। ये एक अलग जीवन शैली जीने के लिए आपको मजबूर करता है, क्योंकि जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आप सबकी निगाह में आते हो, सब लोग आप पर निगाह रखते हैं, आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप समाज में कुछ अच्छा करोगे, आप आगे बढ़ाओगे, जो समस्याएं हैं उनका निदान करोगे। तो इसलिए ये केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जरिया है लोगों तक पहुंचने का, लोगों को एहसास कराने का कि नहीं, सरकारें उनके लिए काम करती हैं, सरकार उनके लिए ही दिन रात योजनाएं बनाती है, उनका क्रियान्वयन करती है। तो इसलिए अगर कोई ये सोच के आना चाहता है कि ये बड़ी अच्छी नौकरी है, तो ये नौकरी नहीं है, ये एक आपके जीवन भर का तजुर्बा है। क्योंकि आपको कम से कम 30 से 35 साल इसी जीवन को जीना, तो आप मानसिक तौर पर इसके लिए तैयार होने चाहिए कि इस तरीके का जीवन मुझे जीना है कि हो सकता है कि मैं अपने परिवार से दूर भी रहूं, हो सकता है कि मुझे पढ़ाई के समय तो आप शायद अभी 14-18 घंटे काम भी कर सकते हैं, तो नौकरी में ये भी समय आते हैं कि आपको 24 घंटे भी काम करना पड़ता है, 2 रात बिना सोए भी आपको काम करना पड़ता है। और उसके कुछ अपने एडवांटेजेस भी हैं इस नौकरी की, क्योंकि ये नौकरी अपने आप में बहुत बड़ी पहचान देती है आप। तो इसको नौकरी नहीं, एक जीवन शैली मान के चलिए, और इस जीवन शैली को जीने के लिए पहले समझ लें कि ये नौकरी चाहती क्या है, ये जीवन किस तरीके का है, ये परीक्षा किस तरीके की है। आपके टीचर ने आपको बताया भी होगा कि ये परीक्षा किस तरीके की है। और 3 पार्ट में जो परीक्षा होती है, पहला और दूसरा तो आपके एग्जाम है रिटर्न वाले, वो आपको पता है। इंटरव्यू वाले चीज पे 5 मिनट हम बात करेंगे। जैसे मैंने कहा, इंटरव्यू, सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, आपको लगता है कि उसको सब कुछ आता है,
और वो भी आपको यही दिखाता है कि उसको सब कुछ आता है, नहीं तो आप उसकी इज्जत नहीं करोगे, उसके सवाल का जवाब ही नहीं दो अगर आपको ये ना लगे कि उसको सब कुछ आता है। अगर आप इंटरव्यू को कभी भी क्वेश्चन और आंसर सेशन बनाओगे कि मैंने पूछा आपका नाम क्या है, आपने अपना नाम बता दिया, मैंने कोई अगला सवाल पूछा, आपने उसका उतना ही जवाब बता दिया, तो वो इंटरव्यू एक क्वेश्चन आंसर सेशन रह जाती है। आप कभी भी यूपीएससी की परीक्षा देखेंगे, वो इंटरव्यू नहीं लिखते हैं उस चीज को, उस चीज को पर्सनैलिटी टेस्ट लिखते हैं। वो पर्सनैलिटी टेस्ट क्यों लिखते हैं? वो आपके ज्ञान को जानना नहीं चाहते हैं उस 15-20 मिनट में, वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी सोच क्या है, आपकी सोच कहां तक जाती है। अगर आपको किसी दबाव में कोई फैसला करना पड़ता है तो आप कितने सही फैसले कर पाते हैं दबाव, तो वो वैसी चीजें आपसे निकालना चाहते हैं। और इसीलिए ज्यादातर इन पर्सनैलिटी टेस्ट में जो अभ्यर्थी अपीयर होते हैं उनको ये डर रहता है कि पता नहीं मैं क्या जवाब दे पाऊंगा। तो जब एक दो जवाब आप दे लेते हैं तो आपका हौसला बढ़ जाता है, आपको अपने अंदर एक भरोसा आ जाता है कि जो जवाब दूंगा या जो जवाब मैं दूंगी वो सही दूंगी, और ऐसा भी कुछ नहीं पूछा जा रहा है जो मुझे नहीं पता है। वो आपके व्यक्तित्व